नमस्कार सभी को, मैं हेमंत बसवाल। वर्णमाला क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 30 दिन के अंदर हम अपना यूजीसी नेट का सिलेबस किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं और नेट और जेआरएफ हमारा किस प्रकार से क्लियर हम कर सकते हैं। उसी के क्रम में मैं आज एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें वो रहेंगे। अगर उनको हम पढ़ लें अच्छे से तो हमारा यूजीसी नेट और जेआरएफ है वो आसानी से क्लियर हो सकता है, या फिर कहीं कि उसके क्लियर होने के चांसेस हम एक तरह से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कम समय में अगर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें अगर पता लग जाए तो हमारी स्ट्रेटजी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बात करें नेट हिस्ट्री, तो इसको हम पहले तो सिलेबस को 4 भागों में बांट सकते हैं कि पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक और चौथा है जो इतिहास लेखन और इतिहास दर्शन। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो अगर हम पढ़ें तो इनके हम अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने ला सकते हैं। अगर यहीं पे बता दूं तो प्राचीन भारत में हमें सबसे पहले जो स्रोत वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए। उसके अंदर भी साहित्यिक स्रोत जो है वो हमें क्लियर करने चाहिए। दूसरा है कि जो पाषाण काल है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इससे भी करीब 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हमें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और पाषाण काल के लिए भी अगर आपको कहीं से अच्छा सा नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीके जैन की जो बुक है, अभी तो शायद आपके पास ना हो पढ़ने का टाइम, लेकिन ये एक अच्छी बुक है। किसी को भी अगर पाषाण काल से रिलेटेड पूरी जानकारी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग किसी को बनानी है तो वीके जैन की बुक भारत का प्रागैतिहास और आद्य इतिहास, ये इस नाम से बुक आती है वीके जैन की। हिंदी में, इंग्लिश में भी आती है। तो अगला टॉपिक हम देखें तो वो होगा हड़प्पा और पाषाण काल दोनों से साइट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो पुरावशेष और स्थल, इन चीज़ों से रिलेटेड इन दोनों में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हड़प्पा से भी कई बार पैराग्राफ में पूछ के, कई बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक तरह से माने कि हम हड़प्पा में 3 क्वेश्चन, मुख्यतः 3 से लेकर 4 क्वेश्चन हड़प्पा में पूछे जाते हैं। और चौथा अगर हम देखें तो वैदिक काल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैदिक काल, इसके अंदर महत्वपूर्ण यज्ञ जो हैं उन्हें कौन कंप्लीट करवाता था और कौन कौन से किस पर्पज़ के लिए होते थे, और मुख्यतः जो वैदिक साहित्य है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से साहित्य में किस प्रकार का, किस वेद के अंदर कौन से किन बातों की चर्चा की गई है। तो यज्ञ से रिलेटेड, और इसमें भी कई बार पैसेज पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर पैसेज पूछ लिए गए तो कभी 8 क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और 5वां अगर मैं बात करूँ तो वो मौर्य काल। मौर्य काल में मौर्य प्रशासन और जो शिलालेख हैं, शिलालेख और स्तंभलेख, तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं। और 5वां हो गया, ये हो गया। फिर 6वां हो गया। छठे टॉपिक में अगर हम देखें तो एक तरह से जो गुप्त काल है, गुप्तकालीन कला और संस्कृति और साहित्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें नेट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमें साहित्य और जो जितनी बुक्स और जितने जर्नल और जितनी न्यूज़पेपर वगैरह मॉडर्न टाइम में भी जो है उस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करके उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये गुप्त कला का साहित्य, और दूसरा संगम भेद, इसमें चोल, पल्लव आदि इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर हम आगे बात करें मध्यकालीन की, तो ये मुख्यतः टॉपिक हो जाते हैं स्रोत, पाषाण काल, हड़प्पा, वैदिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए। और मौर्य में भी हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। शिलालेख और स्तंभ लेख से मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ तो मध्यकाल में हमें मुख्यतः एक तो आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, दूसरा साहित्य और कला। अभी साहित्य और कला जो है इसको आप दोनों में मानो मुगल का भी इसी में शामिल कर लीजिए। ठीक है, और इससे फिर आपको मिल जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको साहित्य और कला से मिल जाते हैं। यहाँ से करीब 2 क्वेश्चन आते हैं और इधर से 2 हो गए। और फिर तीसरा अगर मैं बात करूँ तो सल्तनत काल के मुख्य जो शासक है वो जैसे अलाउद्दीन, इनके फेवरेट हैं अलाउद्दीन और तुगलक, दोनों तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह भी और मोहम्मद तुगलक भी, तो ये दोनों इनके फेवरेट है जहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और चौथा है, चौथे में आ जाता है अलाउद्दीन, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। अब ये सारे तो एक जगह औरंगजेब, और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको औरंगजेब से देखने के लिए मिलेगा। अकबर और जहांगीर है वो उनका आपको मुख्यतः चित्रकला और चित्रकार, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बाबर से भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो मुख्यतः जो इंपॉर्टेंट हो जाता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चित्रकला और साथ में स्थापत्य कला। तो यहाँ से, और कई बार यहाँ से कभी पैसेज भी बन जाता है, तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बढ़ के ये मान लीजिए कि आप एवरेज मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आपको चित्रकला, अकबर और जहांगीर और इस पूरे टॉपिक से आप एक तरह से एवरेज 5 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। उसके बाद छठवां टॉपिक जो होगा, 5वां टॉपिक क्या कहें, वो होगा विजयनगर साम्राज्य, मतलब दक्षिण के बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन करीब देखने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो है 5 हो गए, छठवां जो है सूफी और भक्ति आंदोलन से भी आपको करीब 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक भी आपको सूफी और भक्ति वाला, सूफी भक्ति, मुस्लिम आक्रमण, साहित्य और कला, अलाउद्दीन खिलजी, साहित्य कला आप दोनों का मानिए, अकबर और यहाँ का, और अलाउद्दीन और तुगलक, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, विजयनगर और सूफी। इसके बाद हम आधुनिक पे जाएं। आधुनिक में ब्रिटिश आगमन, और यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन करीब मिल जाएंगे। फिर वायसराय, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, गवर्नर जनरल और वायसराय। ये आपको नोट्स से मिल जाएंगे, ये आपको शायद किताबों के अंदर ना मिले, अगर आपने पढ़े हैं तो उस हिसाब से अंडरस्टैंडिंग से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय के कौन कौन से कार्य थे उनके आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा फोकस भी इस पर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो आप अगर आप किसी नोट से रिवीजन कर रहे हैं, जैसे किरण से या फिर कोई भी आर्या से या फिर और भी कोई अगर आप नोट्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये एक पोर्शन, एक चैप्टर मिल जाएगा आपको उसके अंदर, जो गवर्नर जनरल और वायसराय के ऊपर लिखा गया होगा। तो उसका आप एक बार अध्ययन कर लेंगे तो आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद बात करें, ये प्राचीन काल और आधुनिक काल है, ये फेवरेट टाइम पीरियड है कहीं की जो पेपर बनाने वाले हैं उनके लिए। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 ये वायसराय हो गया। उसके बाद मान लिए आप 1857 की क्रांति और अन्य विद्रोह जो हुए थे, क्षेत्रीय विद्रोह, किसान विद्रोह आदि। तो यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और चौथा मैं बात करूँ तो प्रशासन, जब उन्होंने प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया, आर्थिक व्यवस्था, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन करीब देखने के लिए मिलेंगे। पांचवा है ये हो गया प्रशासन और आर्थिक, प्रेस
और साथ में प्रमुख व्यक्तित्व। तो प्रेस और ये प्रमुख व्यक्तित्व, इससे आपको करीब 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे और ज़रूर आते हैं। ये मैं सिर्फ वही टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन मस्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हाँ, 5 हो गया। छठा हुआ कांग्रेस और जो ऐसे नहीं, कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलन। यहाँ से भी आपको करीब 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और कांग्रेस और क्रांतिकारी आंदोलन हो गया। उसके बाद गांधी जी से जितने भी जुड़े हुए इवेंट हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन गांधी जी पे जरूर देखने के लिए मिलेंगे। गांधी जी से भी आपको करीब 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो प्रेस के क्वेश्चन मैं एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ, तो वो गांधी जी से अलग है। इनके आंदोलन वगैरह जो इन्होंने जब इन्होंने सविनय अवज्ञा और जो भी उन्होंने सत्याग्रह वगैरह किए हैं, उनके आधार पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और फिर 8वां अगर मैं बात करूं, 8वां आता है असहयोग आंदोलन पे। गांधी के बाद जो आपको मिलेगा वो होगा असहयोग आंदोलन। और साथ में जो मैं एक छोड़ दिया था, यहाँ पे भूल गया था, ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये इससे भी आपको करीब 3 क्वेश्चन करीब आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी चीज़ों को क्लियर करने में, और आप ज़्यादा रिच होंगे फैक्ट्स के मामले में और क्वेश्चंस के मामले में जो आपने टॉपिक तैयार किए हैं। उसके बाद इतिहास लेख की बात करें तो इतिहास लेख में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है, प्राचीन से नहीं आएंगे, प्राचीन से बहुत रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्राचीन से जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वो आपके साहित्यिक स्रोत जो आप पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, उससे आपके क्लियर हो जाएंगे। जो इतिहास लेखन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आएंगे वो पहला आएगा मध्यकाल से, मध्यकाल में सल्तनत और मुगल काल दोनों से, ठीक है। उसके बाद आएगा आधुनिक काल के जितने प्राच्यवादी और साम्राज्यवादी जितने लेखक हुए, राष्ट्रवादी जितने लेखक हुए, उनकी रचनाओं के आधार पर, उनकी पुस्तकों के आधार पर ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एक तरह से कहें कि पुस्तकों पर, ये भी मुख्यतः पुस्तकों पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर अवधारणाओं के बारे में कभी कभी उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है उस पर भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मुख्यतः अगर आप पुस्तकें और उनको एक बार पढ़ लेंगे आप अच्छे से इसको, या फिर मेरा लेक्चर देख लेंगे आधुनिक भारत पे, तो आपको इससे क्वेश्चन जो है वो आपके छूटने बामुश्किल कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। फिर तीसरा आता है जो है वही क्या कहेंगे उसको, मार्क्सवाद और साथ में सबाल्टर्न जो है। तो इनको आप एक तरह से आधुनिक उसमें ही डाल सकते हैं कि आधुनिक जो भी हैं इतिहासकार उनके बारे में आपको पढ़ लेना चाहिए। तो ये जो भारतीय इतिहासकार है, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ, सबाल्टर्न और जो है भारतीय इतिहासकारों से ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यही क्वेश्चन आपको सबाल्टर्न और ये जो है यहाँ पर आपको अवधारणाओं के आधार पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इतिहास दर्शन में भी आपको कोलिंगवुड आदि और जो ऐतिहासिक अवधारणाएं हैं उन पर आपको इतिहास दर्शन से आपको एक तरह से मैं कहूँ कि आपको काफ़ी कम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो ये मान लीजिए इतिहास दर्शन से आपको करीब 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे, और जबकि यहाँ पे आपको करीब 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप ठीक है, मेरी तरफ से हो गया है। और जो इतिहास लेखन का जो पोर्शन है उसको मैं अपने लेक्चर्स में कवर करवा रहा हूँ। अगर आप वहाँ से उसको देखकर और फिर पढ़ेंगे या फिर सिर्फ वही देखेंगे, तो क्योंकि मैं भी उसमें सारी जो पुस्तकें हैं, जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो मैं एक तरह से कंप्लीट करवा रहा हूँ। अगर आपको वहाँ से देखकर भी अगर नोट्स बना लेंगे तो आपके इतिहास लेखन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में इतिहास दर्शन भी मैं उसके साथ ही कंप्लीट करवा दूँगा। तो आपके जो इतिहास दर्शन वाला और जो पोर्शन है जो कि हम मेनली छोड़ देते हैं, तो आपका नहीं छूटेगा, और आपका जो हिस्ट्री का जो नेट का पेपर है वो पूरी तरह से एक तरह से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा।
तो आपको एग्ज़ाम के लिए आगे ऑल द बेस्ट, क्योंकि अभी तो 1 महीने तक तो होगा नहीं, बाकी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने के। और जो मेरे बुक रिव्यूज़ हैं, बुक रिव्यूज़ को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि हमें लगता है कोई और बुक बता रहा है या फिर कोई नई बुक है तो वो हमारे पास नहीं है और वो हमें पढ़नी चाहिए, शायद उसमें कुछ हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सिंपल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, पिछली स्ट्रैटेजी में भी मैंने यही बताया था, सिंपल अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई नोट्स वाली जो बुक आती है उसको ले लीजिए, फैक्चुअल, वहाँ से अगर आप रिवीजन करते हैं और उनको पढ़ते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको जब आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठोगे तो आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन आपके सोल्व होते चले जाएंगे। तो यही था, बुक्स के लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सारी बुक्स अच्छी हैं। सिर्फ मैं फ़र्क ये बताता हूँ कि ऑथेंटिक बुक्स कौन सी है और गाइड बुक्स कौन सी है। तो इसके बारे में आपको फ़र्क होना पता होना चाहिए कि हमें जब हम अच्छे इसके लिए रिसर्च के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप जो स्क्वायर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि जो नई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। धन्यवाद।